आज का लेक्चर, आज का टॉपिक जो हमने इस यूज़ करना है, आज जो हमने टॉपिक जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में जो हमने आज पढ़ना है वो टॉपिक है एट्रीब्यूट अफिनिटी का। एट्रीब्यूट एफिनिटी बेसिकली आपके पास एक बेसिक एट्रीब्यूट से ही आप अगर समझ सकें तो हमने पढ़ा था वर्टिकली हमने कुछ फ्रेगमेंटेशंस पढ़ी थी। अगर आपको अंदाज़ा हो तो अगर हॉरिजेंटली जिसमें हॉरिजेंटली फ्रेगमेंटेशन की थी, जिसमें हमने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की थी, तो हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि हम उसमें टपल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन इस्तेमाल कर रहे हों तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं। तो ये एट्रीब्यूट एफिनिटी बेसिकली हमारा जो सारा कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा एट्रीब्यूट पर होगा। ओके, तो हमारा जो बेसिक आइडिया जो हमारा एट्रीब्यूट एफिनिटी का वो वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन से ही इफेक्ट करता है और उसी से बेस है इसकी, जिससे इसकी एफिशिएंसी के इनमें इन्हांसमेंट पैदा होती है। अच्छा, हम ज़्यादातर जो हमारी बेसिकली जो हमारी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है ना वो एप्लीकेशन बेस पर आती है। एप्लीकेशन बेस पर हमारी ज़्यादातर जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होगी वो इसकी बेस पर होगी। थर्ड वन पर ये है कि हम जो एट्रीब्यूट एफिनिटी में जो चीज़ भी हम हासिल करते हैं वो हम अपने डाटा को इस्तेमाल करके लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट के जो यूजर्स वैल्यूज़ हैं वो किस हिसाब से हैं। एट्रीब्यूट के जो यूजर्स वैल्यूज़ हैं वो इस तरह हैं कि जैसे कि हम यूज़ में, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है क्यू आई और ए जे। अगर क्यू की बारी हो तो क्यू में आप समझ लें कि क्यू ही कहते हैं, और ए जब वहाँ पर आए उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। तो इस केस में आपके पास ये दोनों जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो ये है कि अगर जहाँ पर भी हम ये इस्तेमाल करेंगे क्यू, तो वहाँ पर आपने उसको क्यूरी समझना है, और जहाँ पर ए का कंसेप्ट आएगा वहाँ उसको एट्रीब्यूट समझना है। अंडरस्टूड। तो इसके नेक्स्ट पर आपके पास ये है कि आप जो भी अगर मैंने किया क्यू आई और क्यू ए जे लिया है और उसको मैंने वन अगर मैं कंसीडर तब करूँगा कि अगर मेरी एट्रीब्यूट का जो ए है वो रेफरेंस कर रहा हो क्यू आई के, यानी कि अगर मैं देखूंगा एट्रीब्यूट क्यूरी के हिसाब से अगर वो रेफरेंस कर रहा हो, मिलते हों, तो मैं वन कंसीडर करूंगा। अदरवाइज अगर ना मिलते हों, यानी कि जैसे यूनियन कहते हैं जिसको, मिल गया तो जैसे यूनियन भी, सॉरी इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन में जैसे हम लेते थे वन और दोनों में वन होता तो हम वन लिखते थे। अगर एक में भी जीरो होता था दूसरे में वन होता तो हम जीरो कंसीडर करते थे। तो ये भी यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि अगर जो ए एट्रीब्यूट है अगर उसका रेफरेंस क्यूरी में हो तो देन उसको वन कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर मैंने जीरो लिखा था, जीरो कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज उसको जीरो कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था आपका ये कंसेप्ट, इसको आप कंटिन्यू रखना है कि इसकी बेस पर जैसे ये देखें जीरो, अदरवाइज हम पुट जीरो कर देंगे। एट्रीब्यूट अगर ए को हिसाब से, अगर क्यूरी के हिसाब से रेफरेंस किया गया हो, यानी कि उसके साथ मैच हो गया, तो ये आपको मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में भी समझाऊंगा ये क्या चीज़ कह रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लें कि एट्रीब्यूट जहाँ पे भी आएंगे वो क्यूरी के बेस पर लगेगा। अगर क्यूरी और एट्रीब्यूट का कम्बिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ तो वन का पुट करेंगे, अदरवाइज जीरो पुट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपके पास एट्रीब्यूट फिनिटी में फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई है, क्यूरी है, जो आपने क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के जरिए आपने इसको कैसे टैकल करना है। एम्प्लॉई में एम्प्लॉई का नंबर है, एम्प्लॉई का नेम है, एम्प्लॉई की सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, और लेट हम क्या एट्रीब्यूट के साथ, ये एट्रीब्यूट ही है ना, एम्प्लॉई नंबर, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आपको एट्रीब्यूट में टेबल में ऐसे दिखाई देते हैं। तो A1, A2, A3, A4 हमने इसको लहदा डिफाइन किया। एम्प्लॉई नंबर को A1 कह दिया, एम्प्लॉई नेम को A2 यानी कि एट्रीब्यूट 2 नाम दे दिया, सैलरी को एट्रीब्यूट 3 कह दिया, डिपार्टमेंट को एट्रीब्यूट 4 कह दिया। तो अब क्यूरी ये है कि सिलेक्ट एम्प्लॉई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल, एम्प्लॉय का टेबल में से आपने एम्प्लॉय के नेम लेने हैं जहां पर आपके एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू हो,
जहां पर ये लफ्ज बोलता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास एम्प्लॉय, यानी कि उसने एम्प्लॉय का नेम बोला, ऐसे ही एम्प्लॉय का नेम है ये एम्प्लॉय का नेम है। तो इस बेस पर अगर देखा जाए कि आपके पास एम्प्लॉय नेम A2 है, तो यहाँ पर आपका ये एम्प्लॉय नंबर ये है, एम्प्लॉय नेम ये है, और सैलरी तीसरा है, और डिपार्टमेंट का नंबर का ये 4 है। इस हिसाब से मैंने अरेंज किया हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉय यानी कि उसने यहाँ पर क्यूरी में बोला एम्प्लॉय नेम, मैंने एम्प्लॉय नेम सेकंड है तो सेकंड को 1 करना है। लाकी समझ। मैं यही कह रहा था कि A1 के जो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर Q1 के एट्रीब्यूट्स के साथ रेफरेंस कर रहे हो या मिलते हो, तब हमने 1 करना है, अदरवाइज 0 कर देना है। अब ये एम्प्लॉय नेम है, जाहिर सी बात है जहां पर हमें एम्प्लॉय नेम नजर आएगा उसको तो 1 करना ही करना है, हमने ये कर लिया, सेकंड को हमने 1 कर लिया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देखें एम्प्लॉय नंबर भी, वेयर जहां पर एम्प्लॉय नंबर वैल्यू हो, तो एम्प्लॉय नंबर कौन सा है, 1 वाला, तो इसको ये A1 वाला है, तो उसको भी 1 कर दिया, और ई नेम को भी 1 कर दिया, बाकी दोनों को 0 कर दिया, यानी कि सैलरी 0 और डिपार्टमेंट नंबर 0। आई होप यू अंडरस्टैंड। और क्यूरी से आपको समझाता हूँ। एक क्यूरी है सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर द एम्प्लॉय नंबर वैल्यू इज, सही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है इसमें क्यूरी 2 में। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करूँ, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर थोड़ी सी क्यूरी में थोड़ा सा मसला हुआ है, वो ये हुआ है कि यहाँ पर आपने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के साथ कॉमा लगाकर यहाँ पर सैलरी भी लिखना है, ठीक है। तो सैलरी ये अभी आएगा सैलरी, तो सैलरी लिखने के का ये होगा कि हमारे पास जितनी भी एम्प्लॉय नेम है, तो जाहिर से एम्प्लॉय नेम है A2 पे, हमने उसको 1 कर दिया, और सैलरी हमारे A3 है तो उसको 1 कर दिया, ठीक है। और एम्प्लॉय नंबर जो है उसको 1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 वैल्यू जो हमें उसने मेंशन अप किया था, तो हमने उससे ही लेना है, ठीक है, क्यूरी 2। और आपके पास ये डिपार्टमेंट का नंबर आ जाता है कि अगर आप इसमें क्यूरी लेते हैं कि अगर एम्प्लॉय नंबर, अगर ये मैं चीज़ कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो अगर कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पर 0 आता है, और अगर यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ तो यहाँ पर आना है 1 1 1 0। ये जो मैंने चीज़ एडिट की है, सैलरी यहाँ पर ऐड की, यानी कि एम्प्लॉय नेम है ये, उसका मैंने सेकंड है तो उसको 1 कर दिया, सैलरी क्योंकि A3 है, 3 वाले को 1 कर दिया। उसके बाद जो उसके बाद जो 4 है, डिपार्टमेंट नंबर नहीं यूज़ किया, उसको 0 किया, लेकिन एम्प्लॉय नंबर वैल्यू के हिसाब से है तो उसको 1 कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और उस सेंस में आप अपना क्यूरी सेट कीजिए। ये आ गया था ये आपके पास। आपके पास अगर मैं ये करता हूँ कि आपके पास जो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब यहाँ पर ई नेम, तो ई नेम आपके पास जो आपके पास अवेलेबल था वो है आपका जिस तरह आपके पास टेबल में पीछे मेंशन आउट है कि आपने लिया है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय के नेम को सेकंड एट्रीब्यूट 2 का, तो उसको 1 कर दिया, उसको 1 कर दिया। और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर, अब डिपार्टमेंट नंबर है आखिरी वाले में, तो A4 में, तो उसको 1 कर दिया, बाकी को 0 रखा। अब आपको लगता है अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ लग गई है कि बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। एट्रीब्यूट है तो जाहिर सी बात है उसको कॉलम वाइज मेंशन करना है, इस तरह आपने ये बेसिकली हम मैट्रिक्स बना रहे हैं। ये मैंने जो भी क्वेरीज आपको पीछे बताई हैं 3 क्वेरीज, उसके हिसाब से मैंने इनको एडजस्ट कर लिया, यानी कि हमने यही लिखा था और वही मैंने तीनों में लिख लिया, ठीक है। 3 क्वेरी लिखी आई थी, जिसमें पहले में मैंने आपको कहा था सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर द एम्प्लॉय नंबर वैल्यू 1। तो आपको मालूम है कि एम्प्लॉय एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 एट्रीब्यूट 3 एट्रीब्यूट 4 जो मैंने मेंशन आउट किए थे, कि उसके मुताबिक जो जो उसके साथ मैच करता जाएगा, जो जो पूछा जाएगा वो उसको हम 1 कर देंगे, अदरवाइज हम 0 कर देंगे, बस सिंपल ये है। तो नेक्स्ट ये आपको उसके हिसाब से मैट्रिक्स बना लिया। तो इस मैट्रिक्स को बनाने का जो आपको स्टार्ट में जो आपको एक मिलेगा, आपको जो भी डाटा मिलेगा उस डाटा से क्यूरी के जरिए आपने ये मैट्रिक्स बनाना है। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स, ठीक है। इसको एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके नेक्स्ट पर आपके पास ये फिलहाल तौर पर क्यूरी 4 भी आ गई।
क्यूरी 4 का अगर मैंने यहाँ पर क्यूरी नहीं लिखी तो उसका मतलब ये है कि सिलेक्ट करें आपके जो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर मैं ये क्यूरी लिखता हूँ, फोर्थ क्यूरी यहाँ पर अगर लिखता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर A1 में हमने इंटीग्रेट तो इसलिए उसको 1 किया है, और थर्ड में था एम्प्लॉय की सैलरी, सॉरी थर्ड में है एम्प्लॉय की सैलरी तो उसको 1 किया है। बाकी जो एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर नहीं है तो इसलिए ये 0 है। इस 4 क्यूरी जो मैंने ऐड की है इसकी क्यूरी आपने खुद एडजस्ट कर लेनी। कैसे एडजस्ट करनी है वो मैंने आपको अभी बताया कि क्यूरी 4 में आपने जो लेनी है वो ये है कि आपने सिलेक्ट, यहाँ पर आपका सिर्फ चेंज आएगा, यहाँ पर आएगा आपका एम्प्लॉय का नंबर, यहाँ पर एम्प्लॉय का नंबर आ जाएगा और आ जाएगा इसके साथ कोमा लग के सैलरी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 4 आपकी क्यूरी हो जाएगी। तो एम्प्लॉय नंबर 1 में है तो उसको 1 किया, ये 4 में ये 1 हो गया, और सैलरी है, सैलरी जो है थर्ड में है एट्रीब्यूट में तो उसको 1 कर दिया, बाकी दोनों को 0 कर दिया। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर वैल्यू ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, इसलिए इसको हमने, ये क्यूरी 4 की बात कर रहा हूँ, क्यूरी 4 मैं लिखना टाइप करना शायद मिस कर गया, लेकिन आपने क्यूरी 4 को ऐसे ही डिपार्टमेंट के हिसाब से इसका एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ये इसके मुताबिक हमने क्या करना है, हम ये जो एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स है ये आपको गिवन होगी, ये आपको गिवन होगी। जिस तरह क्यूरी जितनी भी दी जाए आपने उसके हिसाब से, आपके मैट्रिक्स के हिसाब से जो आपने पीछे यूजर्स बनाया वो आपने खुद बनाना है। लेकिन जो आपने एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स है, ये जो आपके पास यहाँ पर एस का मतलब है स्टेट्स, इनका मतलब है साइट्स। ठीक है, ये आपकी साइट्स हैं, जितनी भी हैं ये आपकी साइट्स हैं। तो बेसिकली Q1 ये आपके जो भी नंबर हैं ये गिवन होंगे, आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स। अब इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना एट्रीब्यूट फिनिटी का कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है। वो क्या करना है, जैसे कि हमने अकाउंट नंबर 1 Q1 15 ये वाला, अकाउंट नंबर 2 Q1, क्योंकि Q1 के 4 हैं तो चारों को हमने 1 बाय 1 लेना है, लेकिन उसके अकाउंट नंबर 1 2 3 एंड 4 के साथ उसको एडजस्ट कर लेना है। लेकिन Q1 ही ले रहे हैं, वो सारी आपकी ये वाली रो पूरी ऐसे आ जाएगी। इसी तरह आप सेकंड अकाउंट नंबर 2, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर फिर 1 2 3 4, लेकिन Q2 हो गए, Q2 के सारी टपल जो है वो इस तरह आप अरेंज करेंगे। ठीक हो गया, Q3 में और Q4 में आप उसको इस तरह अरेंज करेंगे, यानी कि सेम एडिज है, जैसे आप एक कर लें बाकी भी वैसे ही है। ठीक हो गया, ये आप इसकी बेस पर इसको सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो अब जो हमने एट्रीब्यूट यूजेस मैट्रिक और एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स, मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया ऐसे। ठीक है, ये था वो जो हमने क्यूरीज के जरिए मैच किया और बनाया खुद। और ये जो एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स है ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपने उसको अरेंज ऐसे करना है कि ये भी क्यूरी 1 था, मैंने यहाँ पर क्यूरी 1 नहीं लिखा, तो मैंने एक ही टेबल बना दिया जिसमें एट्रीब्यूट यूजेस मैट्रिक्स भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स भी आ रहे हैं। तो आप जो कम्बिनेशन है वो आपका इस तरह कंटिन्यू होगा। ये सेपरेट है, ये सेपरेट, लेकिन उसको कम्बिनेशन इकट्ठा रखा है क्योंकि हमने अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब हमने एफिनिटी निकालनी है। एफिनिटी निकलती कैसे? अच्छा, इसमें एफिनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि लिया गया है A1 और A1, यानी कि यहाँ से A1 और दूसरे पे भी A1। अब A1 और A1 में एट्रीब्यूट में देखा जाए तो अपीयर हो रहे हैं, और देखना क्या है 1 को, 1 मैच करने हैं। अगर 1 मैच होता है तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। अंडरस्टैंड कि A1 और A1, तो जब A1 और A1 की बात कर रहे हैं तो यही टेबल यूज होगा सिर्फ। ठीक है ना, तो इसमें A1 में एक ये Q1 है, इसमें 1 है, और एक है Q4 में।
इसके मुताबिक हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है। अंडरस्टूड? इसके मुताबिक हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है। कैसे करनी है? अब Q1 में हमारे पास क्या है? Q1 में, क्योंकि Q1 में ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स 15, 20, 34 और 10, इनको प्लस कर लेना है। फिर उसके बाद हमने A1 में Q4 देखा था। Q4 में इसकी फ्रिक्वेंसी कौन सी है? 8, 15, 10 और 0, यानी कि इन दोनों को टोटल कर लिया, आपका बन गया अफिनिटी, बन गई इस A1 की 113। इसी तरह हमने A1 को एक तरफ, यानी कि रोज में आपने एक्स वाइज में A1 लेना और वाई साइज में भी A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4। जब वो खत्म हो जाएंगे फिर A2 आ जाएगा, यहाँ पर A2 आ जाएगा, फिर उसका A2 A1, A2 A2, A2 A3, A2 A4। जब A4 वो भी खत्म हो जाएगा फिर हम आएंगे A3 में। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जितने भी एफिनिटी बनेंगे, मैं आपको वन बाय वन सारी मैंने लिखी हुई हैं, आपको यहाँ पर स्लाइड पर आपको मेंशन हो देंगी। हो सकता है कि नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले ये वाला जो पेज, ये वाला जो है आपके पास जो एग्जांपल में नजर आ रहा है, ये नेक्स्ट पेज में ना हो। तो साथ साथ ये अभी जिस तरह मैंने ये दो बताई हैं, इससे आप समझ जाएं कि कहना क्या जा रहा है। अब ये देखें A1 A2, A1 था ना, यहाँ पर आप इसको A4 तक लेके जाना है तो A2 आया, A2। अब यहाँ पर A1 और A2 में देखें, A1 और A2 में आपको क्या नजर आ रहा है? कहाँ पर 1 1 है? सिर्फ ये दोनों में 1 है, A1 और A2 में। यहाँ पर सिर्फ 1 है ना, और कहीं पे मैंने आपको बताया इधर इंटरसेक्शन का रूल अप्लाई होता है। तो इंटरसेक्शन में ये A0 कुछ नहीं होता है, 1 0 1 कुछ नहीं होता, 1 0 कुछ नहीं होता। तो सिर्फ हमने कौन से अपीयर करने? Q1 में। तो Q1 के कौन से हैं? 15, 20, 34 और 10, उसको हमने प्लस कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा 79। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलें नेक्स्ट जो है इसका एट्रीब्यूट फिनिटी का A1 A3। अगर A1 और A3 के हिसाब से देखा जाए तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ Q4 में दोनों मैच करते हैं, A1 और A3 में। तो उसकी हमने फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, उसको प्लस कर देना। इसी तरह हमने करना है जितने भी आपके पार्ट हैं, जैसे A1 A4 है आगे। अब A1 A4 जब A1 जब तक चलता जाएगा जब तक उसके सारे एट्रीब्यूट खत्म ना हो जाए उसके साथ एक्स वाई एक्सिस में। तो A1 और A4 में जैसे कि एग्जांपल पीछे चले गई है, लेकिन आपको मैं इसी तरह बताता चला जाता हूँ, किसी को प्रॉब्लम होगी तो हम साथ चलेंगे। तो उसके मुताबिक मैं फिर दोबारा एग्जांपल की तरफ आऊँगा बैक में, फिर हम वहाँ से भी वेरीफाई करेंगे। तो A1 और A4 में इसी तरह हम A1 और A4 में कोई भी मैचिंग नहीं है। अगर मैं A1 को करूँ तो किसी में 1 था, किसी में 0 था, तो हमने इंटरसेक्शन का रूल अप्लाई करना है। तो 0 1 कुछ नहीं होता, 1 0 कुछ नहीं होता। जब दोनों में 1 होगा तो फिर हम वो क्यूरी लेंगे। तो किसी में क्यूरी नहीं थी तो हमने वहां पर हमारा आंसर भी 0 होगा, हम उसकी फ्रिक्वेंसी ही नहीं लेंगे। इसी तरह जैसे A1 के सारे पार्ट खत्म हो गए, अब A2 की बारी, और A2 ने दोबारा A1 से लेकर A4 तक जाना है। इसी तरह इसका भी क्यूरी 1 में आएगा, क्यूरी 2 में आएगा, क्यूरी 3 में आएगा। इस तरह इसका भी कॉम्बिनेशन, जैसे कि ये देखें A2 A1 वो सिर्फ Q1 में है, यानी कि दोनों में 1 होगा तो ही हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है। अंडरस्टूड? इसी तरह A2 और A2 यानी कि सेम थे, तो A2 में 3 जगह A था, 3 जगह 1 था। तो कहाँ कहाँ 1 था? Q1 में 1 था, Q2 में 1 था, Q3 में 1 था। जितना ज्यादा होता जाएगा मैचिंग होती जाएगी इंटरसेक्शन में, जब आप दोनों का जो सेम, अगर आप A2 A2 सेम कर रहे हैं तो वहां पर तो जहां जहां 1 है, और जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो इंटरसेक्शन में तो 1 1 1 ही होता है। तो उसके बेस पर आपके 3 क्यूरी आती हैं, और 3 क्यूरी की हमने फ्रीक्वेंसी ली 1 बाय 1, उनको प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आया 216। ये मैं बताऊंगा कि टोटल हम साथ साथ क्यों कर रहे हैं एंड पर, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट फिनिटी निकालनी है, वो निकलती है ऐसे ही है। ठीक है। इसी तरह A2 A3 का वो सिर्फ Q2 में आता है, यानी कि दोनों में 1 होगा, बाकियों में 1 नहीं होगा। तो उसके मुताबिक का आंसर ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने सब लिखा हुआ है। A2 A4 वो सिर्फ अपीयर होता है Q3 में, तो उसके मुताबिक उसका आंसर होगा। अंडरस्टूड? इसी तरह अब A2 खत्म हो गया, यानी कि उसके चारों पार्ट खत्म हो गए। अब A3 A1 इसी तरह ये चलता जाएगा, तब तक चलता जाएगा जहां पर यहाँ पर A4 और A4 नहीं आ जाता, यानी कि लास्ट तो वहीं पर खत्म होना है ना, क्योंकि 4 एट्रीब्यूट है और 4 ही क्यूरीज हैं, और फ्रीक्वेंसी के मुताबिक भी 4 ही साइट्स हैं। तो हमें मैनेज भी इस तरह ही करना पड़ेगा। ठीक है।
A3 A1 में वन जो है वो सिर्फ अपीयर हो रहा है Q4 में, तो उसके मुताबिक उसकी फ्रीक्वेंसी हमने नोट कर ली। A3 A2 में जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो Q2 में मेंशन हो रही, हमने वो लिख ली। उसके बाद A3 में Q2 और Q4 में हमें मैचिंग मिली, क्योंकि A3 में Q2 में 1 था और Q4 में 1 था, तो उसके मुताबिक हमने इसकी अपीयरेंस कर ली और उसका डाटा ले लिया और उसको प्लस कर लिया। इसी तरह A3 A4 लास्ट कि वो किसी में हमें नहीं मिला, यानी कि उसकी रीज़न ये होती या तो दोनों जीरो होंगे या उनमें से एक 1 होगा एक 0 होगा, तो इंटरसेक्शन में तो हम लेते ही नहीं है ना, तो वो कोई भी नहीं होगा तो हम खत्म कर लेंगे। ये लास्ट हमारा चलना है लग गया कि A4 A1 उसका होगा, फिर वो भी किसी में नहीं मेंशन है तो 0। A4 A2 सिर्फ Q3 में मेंशन था 1, तो उसका हमने जो फ्रीक्वेंसी ले ली। इसी तरह A4 A3 में उसकी हमने फ्रीक्वेंसी कोई मिली नहीं, तो हमने उसको 0 कर दिया। एफिनिटी में A4 उसमें हमें कुछ नहीं, उसमें सिर्फ हमने की Q3 में मिला 1, तो हमने उसकी एटी को ले। अब ये था सब सॉल्व हो गया, क्योंकि A4 तक जाना था और उसके A4 को जितना जितना आप रिपीट करते हैं, ये वो है जैसे आप मैट्रिक्स करते हैं, ये वो हिसाब है। क्या आप एक को पकड़ते हैं और सबके साथ उसको उसके टपल्स बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं, फिर उसके बाद अगले को पकड़ते हैं, फिर उसके साथ पेयर्स बनाते हैं, ये आपका वो कंसेप्ट है। ठीक है, अब आपके पास जो एट्रीब्यूट इन्फिनिटी आ गया है, ये आ गया है जिसको आप मैट्रिक्स बोलते हैं। A1 आपके एट्रीब्यूट, यानी कि यहाँ पर देखें A1 जो हमने निकाला इन्फिनिटी, वो 1 उसके टोटल लिखने हैं आप, उसका 113 आया था। A1 A2 उसका टोटल आया था 72। A1 A3 का 33 आया था। A1 A4 का 0 आया था। इसी तरह A2 A1 का 79 आया था। A2 का 216 आया था। A2 A3 का 42 आया था। टोटल कर रहा हूँ, A2 A4 95 आया था। इसी तरह A3 A1 33, 4 ही निकाल लेना। A3 A2 42, A3 75, A3 A4 0। इस हिसाब से मैट्रिक्स बनना था, तो इसलिए वो कैलकुलेशन सारी की हैं, ताकि उसके बगैर अगर कहीं पे गलती हो तो आपका पूरा मैट्रिक्स खराब हो जाए। उसके बाद A4 A1 0, A4 A2 95, A4 A3 आपके पास 0, A4 95। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आप देखें कि A1 और A1 के हिसाब से देखें, आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है। A1 और A के हिसाब के साथ सेम है। A2 और A2 के हिसाब से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सेम है। ठीक है, इसी तरह चल रहा है। A3 और A3 के हिसाब से देखें, ये आपके पास और ये आपके पास सेम आ रही है। इसी तरह आपके जो भी मेंशन आउट सेम आ रहे थे, A4 और A4, ये A4 और आपका पास ये A4। ठीक है, उसके बाद A4 में और A4 में आपके पास जो भी आपकी क्राइटेरिया आ रही है वो आपका इस तरह आपके पास मेंशन आउट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी कि देखें, अब एक और चीज़, A2 और A2 में 79 और 79 आपस में मैच कर रहे हैं, और कहाँ मैच कर रहे हैं, A3 और ये A3 के जो सेम है उनमें ही आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर रही है। लेकिन बाज़ का आपके यहाँ पर A3 है और यहाँ पर A3 है, उसके भी आपस में मैच करें। यहाँ पर आपने जो आपके मेंशन आउट है सिर्फ आपने उसको मेंशन करना है। ये है आपका बेसिकली एट्रीब्यूट फिनिटी। ये जो अगर ये बन जाए तो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो ये तो एरोज लगाने का तो ये मकसद है ना कि ये आपके कौन कौन से मैच कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आगे पीछे करेंगे तो जवाब तो प्लस करने से वही आएंगे ना। तो अगर जैसे कि मैं A2 और A1 ले रहा हूँ, उसका जवाब आया 79, लेकिन अगर A2 A1 का निकालता हूँ तो उसका जवाब भी 79 है। तो आगे पीछे कर ले बेशक, लेकिन आपकी उसकी वैल्यू तो प्लस, फ्रीक्वेंसी तो प्लस वही कर रहे हैं ना। आगे पीछे भी होते तो प्लस में तो कोई फर्क नहीं होता। ये था आपका एट्रीब्यूट फिनिटी। इसी तरह A2 A1 ये फ्रीक्वेंसी सेम द सो वन, सही है, वो वही बातें जो मैंने यहाँ पर आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन के एट्रीब्यूट फिनिटी, जो कि साइड में एग्जांपल के जरिए आपको समझा दिया।
यहाँ पर हमारा टॉपिक एट्रीब्यूट फिनिटी का ख़त्म होता है। और एट्रीब्यूट फिनिटी का ये प्रैक्टिकल वर्क है जो उसको आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है लेकर, उससे ही आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट होती होगी। नेक्स्ट जो स्लाइड है जिसमें आपके पास असाइनमेंट ये है कि असाइनमेंट में आपने कोशिश कीजिएगा करने की, और पिछले एग्जाम्पल को देख के कीजिएगा, हो जाएगी। उसमें यह है कि फैकल्टी आपने लेनी है, फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और रैंक, ये क्यूरी आएगी आपको। और ये तीन जो एप्लीकेशन है तीन रिलेशंस को कंटिन्यू करती हैं क्योंकि तीन क्यूरी है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और इसमें आपने जो क्यूरीज लगानी है ये तो आपके पास आ गई हैं, आपका डिपार्टमेंट फैकल्टी आईटी का डिपार्टमेंट। अब उसके बेस पर क्यूरीज आपने लगानी है कि फेस फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम या रैंक फ्रॉम द फैकल्टी टेबल से, ठीक है, जहां पर फेस आईडी वैल्यू हो। अब आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पर इसको 111 किसको लेना है, यहाँ पर आपने डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट आपने एक क्यूरी और लेनी है कि जिसमें आपने रैंक, सैलरी और फैकल्टी में से लेनी है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और है कि आपने रैंक की वैल्यू सेट करनी है, ये क्यूरी होगी। उसके बाद थर्ड क्यूरी है कि उसमें आपने फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, फैकल्टी में से लेने हैं जहाँ पर डिपार्टमेंट की वैल्यू असाइन होगी। ये था आपके पास क्यूरी के हिसाब से आपने जो यूजेज मैट्रिक्स बनाना है, इससे बनना है। और जो मैंने आपको बताया कि आपके पास एप्लीकेशन एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक फॉर द थ्री साइट, जो मैंने आपको बताया था ये आपको मेंशन होगी, वो कौन सी है, ये है कि तीन साइट्स हैं एप्लीकेशन एक्सेस फ्रीक्वेंसी, वो आपको मेंशन होगी। इसमें 5% 0, 2, 0, 4, 3, 7, 2, 0। आपने लास्ट गिवन एग्जांपल के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप ये सॉल्व कर गए तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, और कोई